चलिए बच्चों, जल्दी से फिजिक्स के एक और मज़ेदार चैप्टर के अंदर चलते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमने देखना है इलेक्ट्रिसिटी जो निकला है वर्ड, ये निकला है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एम्बर, ठीक है, जिसका मतलब होता है एम्बर। एम्बर बच्चों एक किस्म का ट्रांसपेरेंट क्लॉथ था, कपड़ा मान सकते हैं इसको, या फिर आप इसको रेजिन कहिए। ट्रांसपेरेंट रेजिन होती थी जिसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती थी, यानी ये स्ट्रो जैसे हल्के तिनके होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता था। कुछ टाइम के बाद विलियम गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने ये पाया कि अकेला एम्बर ही इस दुनिया में ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ नहीं है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसने ये बताया कि अगर आप एक ग्लास रोड को, मान लीजिए ये ग्लास रोड है, ठीक है, और ये सिल्क है, इन दोनों को आपस में रब कर दें, रगड़ दें, तो रगड़ने के बाद जो ये ग्लास रोड है ये भी है ना, पेपर के जो पीसेज होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और सिर्फ ग्लास रोड के साथ ऐसा नहीं है, अगर आप एबोनाइट रोड को और फर के साथ, फर यानी एनिमल स्किन जैसे कैट स्किन वगैरह होती है, इनको रब कर दें तो एबोनाइट रोड के अंदर भी वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ये बात विलियम गिलबर्ट ने बताई थी। ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये जो अट्रैक्शन आता है एम्बर में, ग्लास रोड में या एबोनाइट रोड में, ये सब किस कारण से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में आपको एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को हम बच्चों Q से लिखेंगे, है ना। जैसे हमने कहा था इस दुनिया में कोई भी मैटर अगर बन गया है तो उसके अंदर मास तो होगा ही होगा। क्या होगा बच्चों? मास। तो जैसे मास किसी ऑब्जेक्ट में होता है ऐसे ही चार्ज भी होता है। तो कोई मैटर जब बन जाता है ना तो उसके अंदर मास और चार्ज, ये दोनों प्रॉपर्टी तो आ ही जाती हैं। इसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं। और थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने 9th क्लास में स्टडी किया था एटम के बारे में, और एटम का स्ट्रक्चर हमने कैसे देखा था। एटम के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने देखा था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वहीं से ये कंसेप्ट आया है कि इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं उनके अंदर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन को छोड़ दीजिए क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो असली जंग बच्चों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, ये वर्ड देखिए ध्यान से, रब। रब मीन्स रगड़ते हैं, जैसे हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं, ऐसे अगर दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में हम रब करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट में एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर नेगेटिव। ये जो दो नाम हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले दिए थे बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये भी कहा था कि मान लो आप ग्लास रोड को सिल्क के साथ अगर रब करते हैं तो ग्लास रोड अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रोड अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क अक्वायर्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जबकि एबोनाइट और फर में उल्टा होता है, एबोनाइट अक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड फर अक्वायर्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि अभी अभी मैंने एटम के बारे में बताया था, ग्लास रोड में भी एटम है, सिल्क में भी एटम है, एबोनाइट में भी, फर में भी। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से बंधे रहते हैं, है ना। अब जिसमें ये लूजली बाउंड हैं, यानी जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कम होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर। तो ग्लास रोड में यहाँ पे ये लूजली बाउंड थे, और हमने यहाँ पे ये भी लिखा है द ऑब्जेक्ट विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए वो कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। लेकिन पहले क्या था? पहले बच्चों क्या था? पहले जब ये इलेक्ट्रॉन ले दे नहीं रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है, एटम में हमने ये भी पढ़ा था 9th क्लास में कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे हम सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम में क्या था?
सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम में 11 ही प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हमने ये देखा था कि ये 281 हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 9th क्लास में की थी। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर रहता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो इसमें 11 पॉजिटिव थे, 11 नेगेटिव थे, तो टोटल चार्ज था 0। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो अब इसके ऊपर 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो कौन सा चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट अक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि जो लाइक चार्जेस हैं, देखते हैं उनमें क्या होगा। हाँ, लिख देंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज कैसे, मान लीजिए यहाँ पे आपकी एक ग्लास रोड है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसको हमने सिल्क से रब किया था। इसके पास जब हम एक और पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड लेके आएंगे तो ये दोनों ग्लास रोड एक दूसरे को रिपेल करेंगी, है ना। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर आप यहाँ दोनों तरफ अगर आप एबोनाइट रोड भी लेके आएँ, ठीक है भाई, एबोनाइट रोड के ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव, तो अगर दो एबोनाइट रोड भी आप लेके आएंगे तो भी वो एक दूसरे को परे धकेलेंगे, रिपेल करेंगी। तो हमने फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखा है कि जो लाइक चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर, है ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस आप ले लें तो इसी के अंदर पॉइंट ये बनता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक कैसे, कि अगर यहाँ पे आप एक ग्लास रोड ले आएँ एक एबोनाइट रोड के पास, तो ये एक दूसरे को फट से जैसे अट्रैक्ट कर लेंगे, चिपक जाएंगी। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो भी बड़ी सिंपल है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। और देखते हैं कि ये कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम नाम का जो साइंटिस्ट था, उससे किसी ने पूछा कि भाई ये जो अभी अभी हमने अट्रैक्शन और रिपल्सन देखा है, ये फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये फोर्स कैलकुलेट किसने करके बताया बच्चों, कूलम ने। उसने कहा कि मान लीजिए अगर यहाँ पे एक चार्ज आपने रख रखा है जो है Q1 और यहाँ पे दूसरा चार्ज रख रखा है आपने Q2, और दोनों के बीच की अगर कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है बच्चों, r है, r डिस्टेंस पे इनको रखा हुआ है, तो इनके बीच में डिपेंड करेगा कि भाई फोर्स जो है ये कितना होगा। तो कूलम ने बताया था ये जो फोर्स होगा ये प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उल्टा, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर आप ये चार्ज की वैल्यू बढ़ा देंगे तो इनके बीच का फोर्स बढ़ जाएगा। इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के तो, और अगर इनके बीच की डिस्टेंस आप बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, जितना ये दूर जाते जाएंगे इनके बीच का फोर्स कम होता जाएगा। तो इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने इसके लिए प्रोपोर्शनल टू का साइन लगाया हुआ है। अगर इस साइन को आप रिप्लेस करते हैं इक्वल टू के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है के। ये आप सीखे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, ये पीछे भी मैंने आपको बताया था। और बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ लिख देंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सो दिस विल बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द फोर्स। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है जो कि कूलम ने आपको बताई थी। तो ये फोर्स कैलकुलेट करके बताया था कूलम ने। फोर्स मैंने कहा था अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी, डिपेंड करेगा कि ये दोनों चार्ज कैसे हैं। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं, तो ये फोर्स होगा रिपल्सन का। अगर इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये फोर्स होगा अट्रैक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो तीन वर्ड आपने याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। वन बाय वन तीनों को देखते हैं।
सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, इसका मतलब ये है कि नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो इसको आप बना सकते हो, ठीक है, नोर डिस्ट्रॉयड, और ना आप इसको ख़त्म कर सकते हो पूरे तरीके से, है ना। इसको सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी अभी हमने देखा था एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो चार्ज को हम बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कुछ चार्ज पड़ा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे +2 कूलम है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, कूलम ने इसके बारे में बताया था। यहाँ पे -3 कूलम चार्ज है, यहाँ पे +5 कूलम है। तो टोटल चार्ज अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पे कितना है, तो सिंपल अलजेब्रिक सम हो जाएगा। जैसे हम सिंपल सम करते हैं तो 2 और 5 + 7 -3, तो टोटल चार्ज विल बी +4 कूलम। ये इसका एडिटिव नेचर है, एडिटिव है, ऐड हो जाता है ये। थर्ड है इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो मिनिमम होता है क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटम मतलब मिनिमम चार्ज जो होता है, दैट इज ई। ई मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, 9th क्लास में हमने स्टडी किया था, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू है बच्चों ये, और इससे कम चार्ज की वैल्यू हो नहीं सकती, यही होती है। फिर हमने रोड के बारे में बात की थी कि मान लीजिए ये ग्लास रोड है, इस ग्लास रोड को आपने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, तो कुछ बातें हो सकती हैं। हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, हमने ये कहा था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ग्लास रोड पे, और सिल्क पे आ जाएगा नेगेटिव। अब आपसे कोई पूछे भी कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कितना नेगेटिव आ जाएगा इन दोनों पे, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि ग्लास रोड से सिल्क के ऊपर इलेक्ट्रॉन गए, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है तो टोटल चार्ज इतना गया, है ना, मतलब 1.6 1e गया, ये समझ लीजिए 1e, इसके ऊपर +1e हो गया, प्लस 1.6 × 10⁻19, और इसके ऊपर इतना ही नेगेटिव आ जाएगा -1e, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गए ग्लास रोड से, तो ग्लास रोड पे +2e चार्ज आ जाएगा, मतलब इसका 2 टाइम्स, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका 2 गुना, यानी आप ये कहेंगे 3.2 × 10⁻19 कूलम, इतना पॉजिटिव चार्ज तो आ गया ग्लास रोड पे, और -3.2 × 10⁻19 कूलम, या इसको शॉर्ट में आप कहें तो -2e, इतना चार्ज आ गया किसके ऊपर? सिल्क पे। तो अगर मैथमेटिकली मुझे इस चीज़ को दिखाना है तो टोटल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, देने वाले के ऊपर पॉजिटिव होगा, लेने वाले के ऊपर नेगेटिव होगा, लेकिन कितना होगा ये हमने कहा, ये जो E है यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा n। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ये मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, चार्ज पैकेट में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो 1e, 2 जाता है तो 2e, 3 जाता है तो 3e, इन दिस सेंस। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो पहले आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ये जो वर्ड लिखा हुआ है करंट, करंट का मतलब होता है फ्लो, बहना, ठीक है। अगर हवा बह रही है तो उसको हम एयर करंट कहेंगे, पानी बह रहा है तो हम कहेंगे बच्चों वाटर करंट, और इलेक्ट्रिक वर्ड आता है चार्ज के लिए, तो आप ये कह सकते हो कि इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। कैसे समझाऊं मैं आपको? मान लीजिए ये एक मेटल की रोड है, क्या है ये? मेटल की रोड है। इस मेटल की रोड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या हैं बच्चों? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बहुत जिगजैग मोशन में ऐसे इधर उधर चक्कर काटते हुए घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत तेज़ी से चल रही हैं इधर उधर। तो इसमें हम कहेंगे कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट कब होगा? जब यही वाले इलेक्ट्रॉन
बिल्कुल ऑर्डर्ड मोशन में चलना शुरू हो जाएं, ऐसे एक के पीछे एक, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऑर्डर्ड मोशन में, तो आप ये कह सकते हो कि इट इज द ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का बिल्कुल ऑर्डर के अंदर, बिल्कुल एक लाइन के अंदर व्यवस्थित तरीके से अगर फ्लो होने लग जाए तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो हमने करनी है वो हम करेंगे इसकी बात मैथमेटिकली। ठीक है, तो करंट को हम I से दिखाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को। तो I का फॉर्मूला आपका होगा Q/T। ठीक है, और डिवाइड में जब T होता है तो इसको हम रेट कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि करंट इज ऑल्सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैं आपको दो करंट के बारे में बताता हूं। देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर चल रहे हैं ऐसे, तो इनसे जो करंट बनेगा उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। कौन सा करंट कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉन के चलने से बनने वाला करंट, है ना। लेकिन बच्चों, जो हम साइंस में, फिजिक्स में हम जो स्टडी करेंगे वो एक्चुअल में पॉजिटिव जो चार्ज है उसके मोशन को स्टडी करेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज जो चल रहा है उसको, उस करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? जिसके पास ज़्यादा हैं उससे कम की तरफ जाएंगे। मतलब आप ये मान के चले कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशन का मतलब है मान्यता, जो हम सोसाइटी में मान के चलते हैं, वो हम मोशन किसका मानते हैं? इलेक्ट्रॉन का तो मानते नहीं, हम पॉजिटिव चार्ज का मोशन मानते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा? जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है हमारा कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ जिस करंट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिक करंट, दिस इज़ एक्चुअली कन्वेंशनल करंट। तो आपने डायरेक्शन याद रखनी है। कोई पूछे कि करंट की डायरेक्शन क्या है तो हम कहेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगली बात जो आपने याद रखनी है दैट इज़ SI यूनिट, कि इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम मेज़र किस में करते हैं, नापते किस में हैं। तो करंट की जो SI यूनिट है बच्चों वो है एम्पियर। ठीक है, आपने ये लेटर याद रखना है। अगर एम्पियर आप कंप्लीट लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल, और अगर एम्पियर को आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो सिंपल A से काम चल जाएगा, है ना, इस A से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 1 एम्पियर यहाँ निकालें तो अगर 1 कूलम चार्ज किसी मेटालिक कंडक्टर में से 1 सेकेंड तक फ्लो होता रहे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 1 एम्पियर हो जाएगा। सो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द, हाउ विल यू डिफाइन 1 एम्पियर? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर is the value of electric current in a conductor। एक कंडक्टर में 1 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है व्हेन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज flows through it in 1 second। जब 1 सेकेंड में किसी मेटल में से, ये मेटल का कोई वायर है, इसमें 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज चला जाए, कितना चार्ज? 1 कूलम चार्ज, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 1 एम्पियर। अगर उल्टा करें, यहाँ से मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन बताइए, तो आप ये कहेंगे 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a metal conductor when 1 ampere of current flows through this conductor in 1 second। ठीक है,
1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो उसमें चार्ज की वैल्यू 1 कूलम होगी।